समास की अगली श्रृंखला में हम पहला समास पढ़ रहे हैं अवयवी भाव। कौन सा समास? अवयवी भाव। अवयवी भाव, जिसमें अवयव जैसा भाव आए। कैसा भाव आए? अवयव जैसा भाव आए। जैसा भाव। तो अवयव जैसा भाव है। इससे पहले हमें अवयव के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो अवयव के लिए व्याकरण में एक श्लोक है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययः। हम अवयव को हिंदी भाषा में बोलते हैं अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? या अविकारी शब्द को विकार का मतलब होता है बुराई, घटना या बढ़ना। ठीक है। और संस्कृत में हम कहेंगे तो इसको तीन मापदंड पे उतारते हैं। पहला कहते हैं कि तीन लिंगों में जो एक जैसा रहे। संस्कृत में तीन लिंग कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीन लिंगों में जो एक जैसा रहे। फिर कह रहे हैं कि सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में समान रहे। अब विभक्तियां कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अष्टमी विभक्ति नहीं, संबोधन। तो सभी विभक्तियों में, विभक्तियां 7 होती है, तो सभी विभक्तियों में जिसका स्वरूप घटता बढ़ता नहीं, एक जैसा है। विभक्तियों का आने, विभक्तियों के आने पर भी। और अगला है वचनेषु। वचन कितने होते हैं? 3। कितने वचन होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। इन तीनों मापदंड पर, कौन से? लिंग, विभक्ति और वचन। इन तीनों के आने पर भी, इन तीनों के साथ होने पर भी, या इन तीनों का प्रभाव जिन शब्दों पर नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। और अव्यय से यहाँ हम संस्कृत में ऐसे अवयवों को पढ़ेंगे और उन अवयवों से जो समस्त पद बनेगा अवयव का भाव कराएगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अवयवी समास। अवयव का समास की परिभाषा जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अवयवी भाव। प्रायः कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। यहाँ उदाहरण के लिए आपको एक शब्द देते हैं जिसमें शब्द है, अभी आगे आदिवासी परीक्षा के में आया था, उपगंगम। उपगंगम शब्द है, उपगंगम। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे दो शब्द दिख रहे हैं, एक तो गंगम और दूसरा है। अब यहाँ पर उप जो है यह अव्यय है। क्या है? अव्यय। अब इसका जब हम समास, ये समस्त पद है, इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम इस जो ये गंगम शब्द है इसकी षष्ठी विभक्ति को लिखेंगे। तो यह शब्द है गंगा से। किससे बना है? गंगा से। तो हम ये कहेंगे कि गंगायाः, गंगायाः समीपम, समीपम, गंगा के पास में, गंगायाः समीपम। अब यहाँ जब समस्त पद बनता है तो ये नपुंसकलिंग में हो जाता है, और नपुंसकलिंग में गंगा का गंगम बन जाता है। क्या बन जाता है? वो क्यों बना है? क्योंकि ये उप अव्यय आया है। और इस यह जो अव्यय है ये किस अर्थ में आया है? तो यह आया है समीप, पास में, गंगा के पास में। तो क्या हो गया? उपगंगम। अब आपको बताना है कि मैंने शब्द लिख दिया उपरामम। क्या लिख दिया? उपरामम। तो बताओ राम की षष्ठी विभक्ति रामस्य। क्या बनेगा? रामस्य। रामस्य समीपम, राम के पास में। आदिवासी परीक्षा में यह शब्द आया था उपरामम, तो रामस्य समीपम। तो ये अभी यहाँ उप जो अवयव है ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? और यही
यही पूर्व पदार्थ है, ये उप ही प्रधान है इसमें। हमने कहा कि पूर्व पदार्थ प्रधान, कौन सा पद प्रधान है? उप पद प्रधान, उप प्रधान है और इसमें पूरे शब्द का अवयव बना दिया, उपरामम पूरे शब्द का बना दिया। अब जो दूसरा पद आया राम, इसमें हमारे को जब विग्रह करेंगे तो ये ध्यान रखना कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके पीछे समीपम जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसको पीछे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ये समझाने के अर्थ से लिखा गया। सिलेबस में हमारे जो जो है अवयव और उन अवयव को हम लिखते हुए वो किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये हमारे को याद रखना है, ठीक है। तो सिलेबस में आपके जो अवयव है उसमें पहला अवयव है वो है अनु। कौन सा है? अनु। तो अब आपको लिखना है, यह लिखे कि ये जो अनु है इसका जो प्रयोग है वो एक तो होता है बाद में, पश्चात इस अर्थ में प्रयोग होता है, और दूसरा इसका प्रयोग है योग्यता, इस अर्थ में योग्यता। तो पश्चात एवं योग्यता अर्थ में यह अनु जो उपसर्ग है ये अवयव के रूप में अविर्भाव समास में प्रयुक्त होता है। जैसे इसका लिखना है, इसके उदाहरण लिखना है, जैसे लिख दो अनु राजम, अनु राजम। अब यहाँ आपको राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। तो राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है राज्ञ। क्या होती है? राज्ञ। तो राज्ञ पश्चात, राजा के बाद में प्रजा, राजा के बाद में मंत्री, तो राज्ञ पश्चात। यहाँ तक वर्णन कीजिएगा। राजा के बाद में, राजा के पीछे, यहाँ पश्चात का अर्थ है बाद में या पीछे, है ना। अब बताओ, जैसे मैंने यहाँ उपगम लिखा, ऐसे आपको अगर मैं लिख दूं कि अनुगंगम, अनु, तो बताओ गंगा की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? और पीछे क्या लिख देना है? समझ रहे? तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिख करके उसके पीछे पश्चात जोड़ दो, गंगाया पश्चात। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे अनु का उपयोग किस अर्थ में हो रहा है? तो पश्चात अर्थ में। अब देखिए भाई योग्यता अर्थ में कैसे होता है? यहाँ मैं सब लिख रहा हूँ योग्यता अर्थ वाले, आप लिखोगे अनुरूपम। सब तो आपने सुना होता है कि ये उसके अनुरूप है। संस्कृत में ऐसा शब्द बनता है अनुरूपम। क्या शब्द बनता है? अनुरूपम। अनुरूपम का लिखो, क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति रूप भी बनेगी रूपस्य। क्या बनेगी? रूपस्य। तो रूपस्य, रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। जैसा रूप चाहिए वैसा रूप हो, तो योग्यता के अनुसार रूप एकदम सही है तो भी हम उसको बोलते कि बिल्कुल इसके अनुरूप है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आप एक शब्द और लिखिए, इसमें लिखिए आप अनुगुणम। अनुगुणम। अब गुण एक गुण मिलने से नहीं होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। तो यहाँ गुण की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी गुणानाम। क्या हो जाएगा? तो गुणानाम योग्यम। गुणों के अनुसार, है ना, गुणों के अनुसार।
या गुणों के युग्य। समझ आ गया? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो अनुअव्यय है या तो ये पश्चात यानी पीछे या बाद में या योग्यता अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला है आपके दूसरा है उप। कौन सा है? तो यहाँ लिखिए आप दूसरा उप। उप अवयव। उप उपसर्ग जो है यह आपके किस अर्थ में प्रयुक्त होगा? समीप। किस अर्थ में प्रयुक्त होगा? समीप। समीप समीप अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यहाँ लिखो आप दो तो उदाहरण भी लिखे हुए। उपगंगम क्या लिखा हुआ है? गंगायाः उपरामम। अब मैं यहाँ कह दूं कि उप कृष्णम तो क्या होगा बताइए? कृष्णस्य समीपम। कृष्ण के पास में। दो उदाहरण और लिखिए जिसमें आप लिखिए कि उपनदम। कौन सा शब्द आ गया? कौन सा शब्द आ गया? नदी। कौन सा शब्द आ गया? नदी। तो नदी का षष्ठी विभक्ति में रूप होता है। जैसे राजा राजा का होता है राज्य। क्या होता है? तो नदी का होता है नद्य। क्या होता है? तो नद्य समीपम। नदी के पास में। नद्य समीपम। देख लो। ऐसे एक शब्द आपने देखा होगा, सुना होगा, उपवनम। क्या शब्द है? उपवन शब्द सुना? उपवनम संस्कृत में। अब बताओ कौन सा शब्द है? वन। तो वन की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? वनस्य। तो वनस्य समीपम। वनस्य समझ में आ रहा है? हाँ, तो वनस्य समीपम। तो यहाँ उप जो अव्यय है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? समीपम। समीपम का अर्थ है ना पास में। समीप का मतलब क्या है? पास में। पास में। पास में अर्थ में आप अगला आप लिखिए सह। तीसरा अवयव कौन सा है? सह। 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 सह का किस अर्थ में प्रयुक्त होगा? वो होगा साथ में या सहित। सह किस अर्थ में प्रयुक्त होगा? साथ में या सहित। सही। हम हमारे को कोई बुलाता है तो बोलता है कि सपरिवार आना। कैसे आना? सपरिवार। अब वो सपरिवार का मतलब क्या है? परिवार के साथ रहना। किसके साथ रहना? परिवार के साथ। तो यहाँ ये सह साथ में या सहित अर्थ में प्रयुक्त होता है। कैसे दिख रहा है? जैसे उदाहरण में देखिए कि सचित्रम। प्रश्नों में आप देखते हैं प्रश्न आता है कि इसका सचित्र वर्णन करो। कैसा वर्णन करो? सचित्र वर्णन। अब देखो इसका विग्रह कैसे बनेगा। तो इसका विग्रह बनाने के लिए आपको ध्यान रखना कि ये जो सह उपसर्ग है यह तृतीय विभक्ति के साथ में प्रयुक्त होता है। किसके साथ में? तृतीय विभक्ति के। तो चित्र का तृतीय विभक्ति बनता है चित्रे। क्या बनता है? चित्रे सहितम। चित्र के साथ में।
श्रेण सहितम। अभी आपको लिखना नहीं लेकिन बताना है। हम किसी को बोलते हैं कि आप ससम्मान यहाँ पधारिए। कैसे पधारिए? तो बताओ सम्मान का क्या हो जाएगा? सम्मानेन सहितम। क्या बन जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं। एक शब्द होता है सत्वरम। सत्वरम, सत्वरम शब्द का अर्थ होता है शीघ्रता के साथ, जल्दी से। तो लिख दो त्वरत। ये जो त्वरम शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ शब्द बनेगा त्वरया। क्या बनेगा? त्वरया सहितम। जल्दी, शीघ्रता के साथ में त्वरया सहितम। एक मिनट